हेलो स्टूडेंट्स। 12 जून का करंट अफेयर लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर 2.0 हो गई है। जनसंख्या वृद्धि स्थिरीकरण के लिए प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर सार्वभौमिक रूप से कितना माना जाता है? यानी कि जो हमारा टीएफआर है वो कितना होना चाहिए कम से कम, जो कि जनसंख्या स्टेबल रह सके। इसके लिए सही आंसर कितना है, आप एक बार अपने मन में सोच के आंसर दीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ। हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसे मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। आपको एक बार में क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। इसका आंसर है 2.1। यानी कि आपकी जनसंख्या किसी भी देश की अगर स्थिर रहे, उसके लिए 2.1 टीएफआर होना चाहिए, जो 2.0 हो गया है। यानी कि अब हमारी जनसंख्या कम होती जाएगी, कुछ टाइम बाद बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा अपने प्रसव वर्षों में पैदा किए जाने वाले बच्चों की जो औसत संख्या है ना, वो होती है टीएफआर। और प्रतिस्थापन स्तर पर सार्वभौमिक रूप से 2.1 निर्धारित किया गया है, जहां जनसंख्या बिना किसी प्रवासन के पीढ़ियों में खुद को बिल्कुल प्रतिस्थापित करती है। यानी कि जितनी जनसंख्या है वो स्टेबल रहेगी। इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको अगली स्लाइड में, जिसे आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। हालिया जनसांख्यिकी संकेतकों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने सबसे कम कुल प्रजनन दर स्थापित दर्ज की है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम, बिहार, गोवा या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप अपना आंसर दीजिए। देखिए कि आपको पहले से पता है या फिर सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर डी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्योंकि जो हाल के आंकड़े आए हैं उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सबसे कम 0.9 टीएफआर दर्ज किया है, जबकि बिहार ने सबसे अधिक, यानी कि यूपी और बिहार है जो स्टेबल किए हुए हैं देश के टीएफआर को। ये बिहार का सबसे अधिक है 2.7। और आपका जो अंडमान और निकोबार का सबसे कम टीएफआर है वो है 0.9, यानी कि आधे से भी कम है, बहुत कम। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रजनन संक्रमण को स्थिर करने के लिए किन राज्य सरकारों ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और स्थानीय चुनावों में दंडात्मक 2 बच्चे के नियमों को हटा दिया है? ये एक नियम बनाया गया था पहले कि 2 बच्चे ही होने चाहिए। इस नियम को किस गवर्नमेंट ने हटाया है? तो ये गवर्नमेंट है तेलंगाना और राजस्थान। इन्होंने अपने इस नियम को, जो जिसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी, उसे हटा दिया है। यानी कि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जो प्रजनन दर है उसे अधिक घटने से रोकने के लिए तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों ने हाल ही में नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनावों में प्रतिबंधात्मक 2 बच्चों के नियमों को हटा दिया है, जो राजस्थान ने लागू किया था कि कम से कम 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। हर क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सही ऑप्शन बताया गया है, जिसे आप देख के इसे आसानी से याद कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जहां आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख दर्रे के पास नेपाल के साथ भारत की समुद्री क्षेत्रीय सीमा और ऐतिहासिक सीमा घर्षण किस ऐतिहासिक संधि में निहित है? तो पहला ऑप्शन है सुगौली की संधि, जो 1816 में हुई थी। काठमांडू की संधि 1950, पुरंदर की संधि 1665, सिंचुला की संधि 1865। कई बार क्वेश्चनों में आपसे ट्रिटी की ईयर पूछ ली जाती है, तो आप इसे यहाँ से ये भी याद कर सकते हो। और इसका सही आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग? जो समुद्री क्षेत्रीय सीमा और ऐतिहासिक सीमा घर्षण की संधि है, ये है सुगौली की संधि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो 1816 में हुई थी। काला पानी लिम्पियाद और लिपुलेख दर्रे पर सीमा विवाद के लिए 1816 की सुगौली संधि ही सही है, जिसने काली नदी और भारत और नेपाल के बीच की सीमा को स्थापित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
उद्यमिता और परिवर्तनकारी प्रभाव डालने वाली राष्ट्रीय SC/ST हब योजना किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, नंबर डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए? और मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी उसको आपकी नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। इसका सही आंसर है सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हो, जो 2016 में SC/ST हब योजना शुरू की गई थी, उसके लिए MSAB मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय SC/ST हब की विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए कितने प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 25%। यानी कि जो पूंजीगत सब्सिडी मिलती है 25%, और 25% में कितने रुपए मिलते हैं? 25 लाख तक मिलते हैं आपको। यानी कि आप 1 करोड़ तक के इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत के टेली मेडिसिन अभ्यास दिशा निर्देश 2020 के तहत आभासी टेली कंसल्टेशन के दौरान निम्नलिखित में से किस श्रेणी की दवाओं को निर्धारित करने की सख्त मनाही है? यानी कि किस श्रेणी की जो दवाएं हैं उन्हें निर्धारित करने के लिए मना कर दिया गया है? लिस्ट ओ, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट एक्स। ये लिस्ट इसमें से कौन सी होगी आप बता सकते हैं? तो आप बताइए, और अदरवाइज आपका जो सही आंसर है वो है शेड्यूल एक्स की दवाएं। यानी कि जो शेड्यूल एक्स में दवाएं दी गई हैं उन्हें बिल्कुल मना किया गया है इन दवाओं को। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इसे मना किया गया है, जो ड्रग्स का एक्ट है, क्योंकि इसमें वो दवाएं रहती हैं जो ड्रग्स में यूज़ होती हैं जिन्हें कोई आमतौर पे यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन है जिसे आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्र सरकार का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से भारत में मुफ्त टेली कंसल्टेशन प्रदान करता है? टेली मानस, ई संजीवनी, सेहत, ऑनकोनेट इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी इसका सही आंसर है ई संजीवनी। तो ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से पूरे भारत में मुफ्त टेली कंसल्टेशन प्रदान किया गया है, क्योंकि अब आप ई संजीवनी के जरिए किसी भी डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन कर सकते हो, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें इस मॉडल का उपयोग करके करीब 1,75,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का माध्यम से मुफ्त टेली कंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। 1,75,000, सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। और अगर सब लोग ई संजीवनी के जरिए अगर कंसल्टेशन प्राप्त कर लेंगे तो सरकारी अस्पतालों में भीड़ भी होना कम हो जाएगी, जो सिर्फ दवा लिखवाने के लिए जाते हैं। काफ़ी अच्छी योजना है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको ये दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आंसर ई संजीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी समय संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप धारण करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी 108। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 40 सही है। यानी कि संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप है इसके अंतर्गत अत्यधिक प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है ये, और इस किसी भी समय अधिकतम 40 जीवित व्यक्ति तक ही सीमित है, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
जून 2026 में नई दिल्ली में 10 ईयर्स ऑफ PMSMA और डिकेड ऑफ केयर को चिन्हित करके करने के लिए राष्ट्रव्यापी समारोहों की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, और ऑप्शन डी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। तो ये 10 ईयर्स ऑफ PMSMA के लिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ज़्यादातर लोग इसमें PM नरेंद्र मोदी लगाने का कोशिश करेंगे अगर तुक्का लगाएंगे तो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर योजनाओं के लिए वही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया है, की है शुरुआत, और इसे 9 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। 9 जून 2016। नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश यानी कि JP नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल कार्यान्वयन के 1 दशक को मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह शुरुआत की, जिसे मूल रूप से 9 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी स्मारक वस्तुएं जारी की? 100 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का टिकट, 75 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का टिकट, या फिर 50 का सिक्का और 2 रुपये का टिकट, 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का टिकट। तो किस ऑप्शन को आप सही मानते हो? इसका सही आंसर है 75 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का टिकट। यानी कि 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक वस्तुएं जो जारी की हैं वो 75 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का टिकट है। इस बात को याद रखिए, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जून 2026 तक कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के राउंड 3 के तहत कुल कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? 22, 50, 75, 96, 22, 50, 75, 96। क्या आंसर सही है आपके अकॉर्डिंग? इसका राइट आंसर है 96। यानी कि कपड़ा PLI जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के राउंड 3 के तहत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है, जिसमें 12,822.67 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये निवेश किया जाएगा और 58,294.118 करोड़ का अनुमानित टर्नओवर शामिल है। यानी कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आई थिंक PCS के पेपर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। कैबिनेट समिति ने किस राजधानी शहर में केंद्रीय कार्यालय और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए 2,533 करोड़ मंजूर किए हैं? पहला ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है अमरावती आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? इसका मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर है अमरावती आंध्र प्रदेश। यानी कि जो 2,533 करोड़ की मंजूरी दी गई है कुल लागत की, वो अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए दी गई है। यहाँ पे नई राजधानी में कुल लागत से केंद्रीय सरकारी सामान्य पूल कार्यालय आवास और सामान्य पूल आवासीय आवास परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी है। यह 6.032 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर कोटेश्वर रोड को किस गंतव्य से जोड़ेगा? यानी कि कोटेश्वर रोड से लेके कहाँ तक के लिए है ये? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद एयरपोर्ट, साबरमती आश्रम और गिफ्ट सिटी। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद एयरपोर्ट। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए वीडियो देखते टाइम, जिससे आपको ये भी पता चलेगा, आप काउंट कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है, कितने क्वेश्चनों का आंसर गलत दिया है। अगर आपने ऑलरेडी 12 जून का करंट अफेयर पढ़ रखा है तो क्या आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हो?
अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपने जहाँ से करंट अफेयर पढ़ा है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। पेपर में कभी पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए हमें ज़्यादातर चीज़ों को कवर करना पड़ता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है नेक्स्ट स्लाइड पर। परियोजना का चरण 2.1 गुजरात में कोटेश्वर रोड को अहमदाबाद एयरपोर्ट से जोड़ने वाला 6.032 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसे 2169.04 की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 की वैधता को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026, ये आई थिंक सॉरी 31 अगस्त 2026, 30 जून 2026, 31 मार्च 2027। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका, आप बता सकते हो। इसका राइट आंसर है वी 31 अगस्त 2026। यानी कि जो क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 है इसकी वैधता 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है, वित्त मंत्रालय ने CGSMFI 2.0 की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो जाए, बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए को अलॉट किया जाएगा और इसकी गारंटी या तो इससे पहले हो जाए तो ये बंद हो जाएगी, और या फिर ये डेट पहले आ जाए तो ये बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, विस्तारित CGSMFI 2.0 दिशा निर्देशों के तहत बड़े आकार की NBFC-MFIs के लिए अधिकतम ऋण सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग? 500 करोड़, 750 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। इसका राइट आंसर है 1000 करोड़। यानी कि जो दिशा निर्देश CGSMFI 2.0 के तहत NBFC-MFIs के लिए अधिकतम ऋण सीमा जो 300 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो इसके प्रबंधन के लिए परिसंपत्तियों के 20% के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 ECGNSS जैमर खरीदने के लिए एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 449 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ECGNSS का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैपेबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, enhanced capability global navigation satellite system, embedded counter global navigation satellite system, extended communication global navigation satellite system। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? ये फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी केवल, ECGNSS। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, इनहेंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, हिंदी में भी इसकी दी गई है। उन्नत क्षमता वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, ये जैमर स्पूफिंग और भ्रामक जैमिंग के माध्यम से दुश्मन को उपग्रह टारगेट को बाधित करेंगे, जिससे नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत संचार निगम लिमिटेड ने डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग जैसी अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। यानी कि जो ये समझौता हुआ है वो IIT कानपुर और BSNL के बीच हुआ है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। BSNL और IIT कानपुर ने भविष्य की पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M ब्रॉडकास्टिंग, स्वदेशी 4G विकास और उन्नत स्पेक्ट्रम अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19,
आरबीआई के तीसरे संशोधन निर्देश 2026 के अनुसार बैंक, आरईआईटीज और ईएनवीआईटीज इनको केवल तभी ऋण दे सकते हैं जब उनकी संपत्ति का न्यूनतम कितना प्रतिशत हिस्सा एक वर्ष से अधिक समय से संचालित राजस्व नकद उत्पादक संपत्तियों से बना हो। तो इसका ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 80%। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर है 80%। और इसकी हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। आरबीआई के संशोधित मानदंडों के अनुसार बैंक केवल सूचीबद्ध आरआईईटीज और ईएनवीआईटीज को ऋण दे सकते हैं जहां कम से कम 80% संपत्ति नकद, राजस्व या उत्पादक संपत्तियों या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से बनी हो जो एक वर्ष से अधिक समय से चालू है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। परमाणु संगठन और कोशिका विभाजन के विकासवादी मूल पर शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गौतम डे, ओमाया डूडिन, राजेश कुमार सिंह, संध्या पुरेचा। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गौतम डे। ए ऑप्शन इसका सही है। गौतम डे जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं उन्हें प्रतिष्ठित ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। और ये आपका एक्सप्लेनेशन है गौतम डे राइट आंसर। जर्मनी के हीडलबर्ग में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिक गौतम डे को ईएमबो गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। वे इस ओमाया डूडिन के साथ साझा करते हैं, यानी कि दो लोगों को सम्मिलित तौर पर ये मेडल मिला है। ईएमबीएल की फुल फॉर्म है यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये फुल फॉर्म भी याद कर लो, पूछी जा सकती है। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें आपको मैंने 12 जून से रिलेटेड 20 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस क्लास के बाद आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जिन्हें आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।